अब हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो एयर पॉल्यूशन में हार्मफुल गैसेस भी आती हैं, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, केमिकल्स। तो मतलब इन सब का मिक्स ही एक एयर पॉल्यूशन होता है। मतलब एक बेसिक डेफिनेशन आप याद रखो। एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और इसका एक इम्पैक्ट होता है ह्यूमंस पे, एनिमल्स में, प्लांट्स में और बिल्डिंग्स में। इसी को एयर पोल्यूशन बोला जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो इसमें जो वेरियस जो मेजर एग्जांपल्स हैं आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्टिकुलेट मैटर्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात करूं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। इसकी जो मेजर एग्जांपल्स हैं दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद सल्फेट पार्टिकल्स, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओजोन, ओजोन बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और एक होता है आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन एज गुड ओजोन, लेकिन जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है दैट इज बैड ओजोन। क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है वो हमें बचाती है हार्मफुल यूवी बी रेडिएशन से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVA इज नॉट एज सच हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, बट जो UVB होता है उसे स्किन कैंसर होता है। जब हमारी स्किन उसके कांटेक्ट में आती है तो डेफिनेटली उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसे बैड ओजोन भी कहा जाता है, ये MCQ बनता है। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा MCQ आते हैं, स्पेशली वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड उसके बाद ओजोन और फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्पोजिशन होती है क्लीन एयर की, उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं। सबसे ज्यादा जो गैसेज प्रेजेंट होती है दैट इज नाइट्रोजन विच इज 78%। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन विच इज 21%, आर्गन इज 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%। तो ये जो आपको परसेंटेज है ये पता होना चाहिए। साथ में ये आपको वो क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन गैसेस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। परसेंटेज एज वेल एज इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट जो ये फोर गैसेस हैं इसका तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। इसमें हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा MCQ आते हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि एक पेन और पेपर ले लो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप नोट करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये बनते हैं जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है। तो जब मैं टाइप्स की बात करता हूँ प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, इसका जो सबसे बड़ा टाइप आता है दैट इज पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स के मतलब ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और कभी कभी ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को आपको कहीं पर लिख लेना है क्योंकि यहाँ से MCQ आते हैं। जब अब मैं सोर्सेज की बात करता हूँ पर्टिकुलेट मैटर्स की, तो जो सोर्सेज हैं दैट इज डस्ट, डर्ट, एरोसोल्स, सूट, ऐश, पोलन और स्मोक। ये सारे के सारे मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स में ही आते हैं। एक होता है हमारा PM2.5। PM2.5 मतलब इसकी जो मतलब इतना ये छोटा होता है, ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि जो आपका हेयर का जो सिंगल पीस आपका हेयर का होता है उससे भी ये थिन होता है। आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो ओनली विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये MCQ आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपकी लंग्स में जाके, ब्लड स्ट्रीम में जाके मतलब सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर या फिर
ब्लड फ्लो में भी प्रॉब्लम आती है, जिससे आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, और ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस, टेस्टलेस, और ये एमिट होता है, इसके जो सोर्सेज हैं दैट इज कार्स, ट्रक्स, जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपके, अदर व्हीकल्स हो गए, मशीनरी दैट बर्न फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो एक कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो में है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस इज वेरी मतलब हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये आपको बताना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हैं, प्राइमरी भी लिखे हैं और सेकेंडरी भी लिखे हैं। तो ये आपका मैंने मतलब एक कंपैरेटिव के फॉर्म में बनाया है, सो दैट आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं दैट इज प्राइमरी, और जो राइट साइड वाले हैं दैट इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद अगर मैं सल्फर ऑक्साइड्स की बात करूं, तो सल्फर ऑक्साइड का सबसे बड़ा जो रोल होता है दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। जब सल्फर ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से जो व्हाइट कलर होता है वो काफी ज्यादा मतलब डार्क हो जाता है, या फिर उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। सो इट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दैट। तो जो इसके मेन सोर्सेज हैं दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद एक टर्म आता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन सिर्फ दो फैक्टर्स, मोल एसिड रेन जो है आपका मोस्टली दो फैक्टर्स की वजह से होता है दैट इज SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं विद वाटर and oxygen to form nitric acid and sulfuric acid, which is responsible for acid rain. So this is very important. अब हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन, ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है, और PAN ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में ही आएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो स्मॉग होता है वो क्या होता है। तो ये जो तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज फोटोकेमिकल स्मॉग, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा है आपका पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर वन इज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्मॉग क्या होता है। अगर आप स्मॉग का देखें तो स्मॉग जो बनता है आपके दो वर्ड से बनता है दैट इज स्मोक प्लस फॉग। फॉग जो होता है दिस इज ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स। इसमें एज सच इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स में इसका कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इससे यही होता है कि नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं उससे जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब मैं स्मॉग की बात करता हूँ तो स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। और जब जो ये स्मोक आ रहा है दिस इज ड्यू टू वेरियस ह्यूमन फैक्टर्स, जो आपके ट्रांसपोर्ट है, चिमनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वहां से जितना भी जो स्मोक एमिट होता है वो जब फॉग के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोला जाता है स्मॉग। तो बेसिकली जो स्मॉग होता है ये मिक्सचर होता है डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स का। और जब मैं इन डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स की बात करता हूँ, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट जो स्मॉग में प्रेजेंट होता है दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को हम ब्राउन हेज भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ये पोल्यूटेंट होता है जो आपका स्मॉग में प्रेजेंट होता है। और ये मोस्टली मतलब फॉर्म्ड ऑन सनी डेज, जब मतलब सनशाइन में जब NOx और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये दोनों रिएक्ट करेंगे और तब जाके आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो ये मतलब ये भी एक तरह का स्मॉग ही है। स्मॉग एक जनरल टर्म है जिसके अंदर फोटोकेमिकल स्मॉग आता है। तो इसमें स्पेसिफिक टाइप दैट फॉर्म्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। आप नाम से भी देख सकते हो कि दिस इज फोटोकेमिकल, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। मैं इसको PAN भी बोलूंगा, जो भी आप अपने हिसाब से इसको मतलब प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये मतलब वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ ब्राउन हेज। ब्राउन हेज हमारा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ब्राउन हेज इज फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये आपको दिख जाता है सिटीज में, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट। ये भी मतलब तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है
हेल्थ के ऊपर इरिटेट्स आईज, आप प्लांट्स और एनिमल्स और वेजिटेशन को भी ये मतलब डैमेज करता है। इवन कंट्रीब्यूट टू द स्किन कैंसर एंड पोटेंशियल म्यूटाजन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि PAN और स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या डिफरेंस है। एक और टर्म है दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है दैट इज अ बैड ओजोन, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है दैट इज अ गुड ओजोन बिकॉज वो हमें प्रोटेक्ट करता है UVB रेडिएशन से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आपका बनता है जब NOx रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है इसको, एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दिस इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट ही है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन एक पता होनी चाहिए कि PAN और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या डिफरेंस होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक आपका बनता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बनेगा आपका जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये एक ब्राउन हेज होती है और मतलब सनलाइट इज मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। विदाउट सनलाइट फोटोकेमिकल स्मॉग कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो इस चीज को आपको याद रखना है। फॉग जो होता है वो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, आपको सबको पता है, धुंध आपने सुना होगा हिंदी वर्ड अगर मैं यूज करूं। जब इसके साथ स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है तो तब जाके एक स्मॉग बनता है, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ग्राउंड लेवल ओजोन मैंने जैसे आपको बताया बैड ओजोन, टॉक्सिक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, मेजर कंपोनेंट है। इनफैक्ट PAN भी एक की कंपोनेंट है ब्राउन हेज। ब्राउन हेज को हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको आपको कहीं पे नोट कर लेना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये मतलब ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो मतलब कुछ जो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस होती है जहां से ये एमिट होते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ की वजह से कैंसर भी होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि VOC कॉजेज कैंसर। अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आती है सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये इंडोर पोल्यूशन का भी एक वन ऑफ द टाइप्स है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज और इसके काफी ज्यादा सोर्सेज भी हैं। मतलब बॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है टू सर्टेन एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब कुछ भी, अगर हम कुछ चीजों से जिससे हमें एलर्जी होती है तो उससे भी एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स रहता है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर, जब सॉल्वेंट्स रिएक्ट करते हैं मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, डीग्रीजर्स, पेंट रिमूवर्स, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स आल्सो रिलीज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टर्पीन एंड आइसोप्रीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आया है कि जो प्लांट्स हैं दीज आर वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ VOC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेंजीन में भी VOC प्रेजेंट होता है। उसके बाद टोलीन, वी हैव व्हीकल्स। टोलीन में मतलब ये क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जो बेंजीन जैसी जिसकी स्मेल होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे सोर्सेज हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट मी फाइंड दिस आउट। तो सबसे पहले तो आप ये सोर्सेज देखो, ये मैंने कुछ सोर्सेज लिखे हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे प्रिंटर्स हो गया, व्हाइटनर हो गया, ग्लूज, एडेसिव्स, ड्राई क्लीनिंग क्लोथिंग, एरोसोल्स, स्प्रेज, वार्निश, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर्स, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, पेंट्स, पेंट रिमूवर, वुड प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसको आप कहीं पे नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक MCQ बनता है। उसके बाद ये हमने डिस्कस किया कि स्मॉग क्या होता है और पैन क्या होता है। आपको बेसिकली थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है एंड स्मॉग क्या है। तो एक जनरल टर्म है दैट इज स्मॉग, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्मॉग विच इज फाउंड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें आता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC रिएक्ट टू सनलाइट क्रिएटिंग अ ब्राउन हेज अबव सिटीज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। एसिड रेन के बारे में मैंने आपको बताया है।
SO2 और NO2 रिएक्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. So this is responsible for acid rain, SO2 and NO2. ग्राउंड लेवल ओजोन की भी मैंने बात की है. PAN रिजल्ट्स फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मॉग. जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC के बीच में, तो वही इरिटेशन टू द आईज, उसके बाद नोज, थ्रॉट, लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. PAN की भी हमने बात की है. सो अगेन ये मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आपको लिख लेना है कहीं पे सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. सो ये भी हमने डिस्कस किया है कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है. अब हम डिस्कस करेंगे एक चीज़ मिस हो रही है. लेट मी चेक. देयर इज वन पेज विच आई हैव अटैच्ड विद दिस PDF to help you people. So basically it's हाँ ये मिल गया. तो जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है 2023 में आया है कि जो सोर्सेज होते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो कौन से होते हैं. व्हीकल्स होता है, प्लांट्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ प्लांट्स हैं जो VOC सेक्रीट करते हैं. उसके बाद पावर प्लांट्स, वॉग्स, इसको कहीं पे लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स, आइसोप्रीन, टर्पीन्स, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं, सोर्सेज हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. ये व्हीकल से भी एमिट होता है, सम ट्रीज भी एमिट करते हैं. एग्जाम्पल पाइन, ओक, यूकलिप्टस, आइसोप्रीन, टर्पीन्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रट के जाना. इसके सोर्सेज प्लांट्स भी हैं, टर्माइट्स भी हैं, पावर प्लांट भी हैं, एंड बॉक्स भी हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में. अगर मैं इस PDF की तरफ जाऊं, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं. दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस में विल डिस्कस नाउ. हमने अभी बात की थी स्मॉग के बारे में. दैट इज कॉम्पोजिशन की मैंने आपको बताया कि आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है. अब हम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया पीछे, तो ये उसी का ही एक PDF है जो एक आप रिवाइज करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. इफेक्ट्स मैंने आपको बताया कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, जिससे बनता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और अनकॉन्शियसनेस, डेथ, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस. इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं. उसके बाद सोर्सेज अगर मैं बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स इज 87%, डिफॉरेस्टेशन, सीमेंट प्रोडक्शन. इफेक्ट्स की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग, हेडेक, सफोकेशन, बेसिक पॉइंट्स हैं, इतना आप याद रख सकते हो. उसके बाद प्री इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अबाउट 50% लोअर. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तब इंक्रीज हुआ था जब 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. उसके बाद इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एमिशन हुआ, जिसकी वजह से जो बैलेंस था कार्बन डाइऑक्साइड में, डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज हुआ था. सो ये चीज थोड़ा सा याद रखना. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. कार्बन साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन एंड फॉसिल फ्यूल्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, मतलब वन ऑफ द, इट कम्स अंडर कार्बन साइकिल. अगर मैं एमिशन की बात करूं कि कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करता है, तो नंबर 1 पे आता है आपका कोल. उसके बाद गैसोलीन, देन वी हैव प्रोपेन, एंड उसके बाद आता है हमारा नेचुरल गैस. कार्बन सिंक इज बेसिकली मतलब आर्टिफिशियल स्टोरेज हम कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे कर सकते हैं सो दैट जो एक्सेस क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में है उसको हम कम कर सकें, और जो बैलेंस पहले था उसको हम रिस्टोर कर सकें. सो दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब कार्बन सिक्विस्ट्रेशन भी इसको कहा जाता है. इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है कि कार्बन सिंक इज आर्टिफिशियल स्टोरेज. मतलब ऐसा एक सेटअप होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है सो दैट उसका जो बैलेंस है थोड़ा सा इवन हो जाए और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाए. उसके बाद इंडिया ने जो टारगेट रखा है, दैट इज हमें रिड्यूस करना है एमिशंस को 33 से 35% कंपेयर टू 2005 लेवल्स बाय 2030. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर की मैं बात करूं, अगर मैं अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होगा आपका नॉर्थर्न और एक होगा आपका साउथर्न. जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो ज्यादा है, बिकॉज ड्यू टू लैंड एंड इंडस्ट्रीज नॉर्थर्न में ज्यादा है. साउथ में ओशंस होता है, सो दैट एक्ट एज ए कार्बन सिंक. एज सच कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भी है, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी आपकी नॉर्थ में है. सो दिस इज वेरी, इतना आपको याद रखना है, एक सिंपल सी लाइन याद रखना. सल्फर डाइऑक्साइड, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, कोल बर्निंग, इफेक्ट्स वही हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, एसिड रेन, येलोइंग ऑफ ताजमहल.
Nitrogen oxide sources, vehicle power plants, or this is one of the components of photochemical smog. This is very important. नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन का भी एक कंपोनेंट है। ओजोन फॉर्मेशन में, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओजोन की जैसे हमने बात की अभी, there is stratospheric ozone which is also known as good ozone, tropospheric ozone which is bad ozone, irritant भी है पार्ट ऑफ अर्बन स्मॉग, तो ये चीजें आपको पता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन हमारी जो गैस प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको कौन कौन से सब्सटेंसेस मतलब डिप्लीट कर रहे हैं या इसको कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन की वो अर्थ पे आ रही है। तो सबसे पहले तो आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दिस इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मतलब वन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एक है आपका हेलॉन्स। हेलॉन्स के बाद आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड देन वी हैव दिस मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो कहीं पे भी अगर आपको क्लोरो वर्ड दिखे तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा। उसके बाद हम बात करें जो सोर्सेज हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये आते कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज आर रेफ्रिजरेटर्स, एसी, एरोसोल्स, स्प्रेज, फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसको एक बार रीड कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स, अभी हमने डिस्कस किया PM10 एंड PM2.5। इफेक्ट्स क्या हैं इसके, मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स में आता क्या क्या है, मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था, उसको आपको रेफर करना है। lead is very, I think very had a significant negative impact on your health पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका। मेंटल रिटार्डेशन, चिल्ड्रन, किडनीज, नर्वस सिस्टम डैमेज, लेड पॉइजनिंग। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, इतना आपको पता होना चाहिए। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए। सोर्सेज इसके हैं पेंट, परफ्यूम, पेस्टिसाइड्स, हेडेक, नॉइजिया, कैंसर एंड फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये आप याद रखो। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस की मैं अगर बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसेस में आता है आपका, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर। ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, सॉरी। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी की सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ब्लैक कार्बन बेसिकली ऑल्सो नोन एज सूट। तो ये बेसिकली ये छोटे छोटे मतलब कार्बन्स के पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब माउंटेन टॉप में सेटल हो जाते हैं और ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे जो मेल्टिंग होती है इसकी वो फास्ट हो जाती है। और ये मानसून में भी मतलब एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो मानसून होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। स्मॉग हमने डिस्कस किया है, क्लासिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग स्मॉग और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है। तो ये एक चीज याद रखना कि लंदन स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल स्मॉग एंड लॉस एंजलिस स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल स्मॉग। इफेक्ट्स की बात करूं एयर पोल्यूशन की, तो ये बेसिक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिस इज टीबी। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की मतलब कमी हो जाती है बॉडी में। ओजोन इज रेस्पिरेटरी इरिटेंट, इंडोर पोल्यूशन से हेडेक, फैटीग, एलर्जी। उसके बाद इन्वायरमेंट में एसिड रेन डैमेजेस सॉइल, प्लांट्स, ताजमहल, करोजन। ओजोन लेयर डिप्लीशन में इंक्रीजेस यूवी रेडिएशन, हमने डिस्कस किया। ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद बायो इंडिकेटर्स आते हैं आपके, लीचेंस, इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज की। VOC भी डिस्कस हो चुका है। ग्रीन हाउस गैसेज ये आपको नोट कर लेना है। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं दैट इज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, फ्लोरिनेटेड गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जब सनलाइट अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जब सनलाइट अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसके बाद मतलब एक गैस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में
जैसे ही वो स्ट्राइक करती है और वो जब स्ट्राइक करने के बाद वो वापस जाने लगती है, तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है आपका एटमॉस्फेयर में, वो उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वापस जाने नहीं देता, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो जो अर्थ पे लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और जो अर्थ का टेम्परेचर होगा इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो माइनस में चला जाएगा। दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो CO2 मतलब जो रेडिएशंस आती हैं जब वो वापस जाती हैं स्ट्राइक करने के बाद, उसको वो मतलब कैप्चर कर लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता, जो मॉलिक्यूल CO2 के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी भी ये गैसेज हैं दीज आर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये मत सोचना कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी आपको गैसेस दिख रही हैं ये आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेंगी। तो ये CO2 उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वापस जाने नहीं देता, उसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर CO2 प्रेजेंट नहीं होता एटमॉस्फेयर में तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। अब जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का एक पोटेंशियल होता है कि किस गैस का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और एटमॉस्फेयर में इनका लाइफ टाइम क्या है। तो जब हम इनका एक क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसको आपको याद करके जाना है, सबसे ज्यादा MCQ आते हैं यहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज 1, और उसके बाद मीथेन का आता है 25, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड इज 265, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है 10,200, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज 12,400, और सबसे ज्यादा है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, दैट इज 23,500। ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड उसके बाद आता है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आएगा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड ट्राइफ्लोरोनाइट्रेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा लाइफ टाइम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, इसको आपको नहीं भूलना है, यहाँ से डेफिनेटली MCQ आते हैं, और ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ओजोन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब UVB रेडिएशन को ब्लॉक करता है, मतलब अर्थ तक नहीं आने देता, जो मतलब स्किन कैंसर का एक वन ऑफ द मेन मेजर रीजन होता है। और जो एक क्लोरीन एटम जो है दैट कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड, मतलब डिस्ट्रॉय जल्दी होती है देन इट इज नेचुरली क्रिएटेड। तो इस चीज को भी आपको ये मतलब ध्यान में रखना है। सब्सटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया, इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कहीं पे भी आपको अगर क्लोरो वर्ड दिखे दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यहाँ पे भी क्लोरो आ रहा है आपका। हेलॉन्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। हेलोकार्बन, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, ये सारे के सारे आपके सोर्सेज हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ग्राउंड लेवल ओजोन मैंने आपको बताया है दैट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। VOC और नाइट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है। सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इतना आपको बताना चाहिए। ओजोन कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होती है व्हेन वेदर इज हॉट और सनी होता है विद लिटिल और नो विंड, तो इससे ये एक इंडिकेशन जाता है कि ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद क्लोरीन की जहां तक हम बात करें, इसको हम वाटर में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, बट इतना याद रख लो कि इसको हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है टू डिसइंफेक्ट वाटर। ऑप्टिमम फ्लोराइड को माना जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। फ्लोरोकार्बन जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, वेपराइज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, स्टेबल है एंड डिस्ट्रॉय करता है ये ओजोन को। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और जो ओजोन है वो ब्लॉक करता है UVB यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन B को ब्लॉक करता है और अर्थ तक नहीं आने देता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये हमने डिस्कस किया अभी, ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, यहाँ से MCQ डेफिनेटली आता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है। वाटर वेपर इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, शायद आपको लगे कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस,
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, ये गलत करके मत आना वहां पे। वीओसी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद वीओसी के सोर्सेस, इसको एक बार देख लेना, कहीं पे नोट कर लो। उसके बाद पीएएन के बारे में हमने बात की, स्मॉग के बारे में बात हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वाटर पोल्यूशन के बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो क्या क्या हैं, जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद द बेसिक डेफिनेशंस बायोस्फीयर एंड बायोम की, वी हैव डिस्कस्ड दिस एंड अब हम बात करते हैं कि जो कुछ मतलब एक इंडेक्स होता है जिसे हम एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको लॉन्च किया था इंडिया में 2014 में, और इसमें जो मेजर पॉल्यूटेंट जिसको हम मतलब मेजर करते हैं दैट इज PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड अमोनिया एंड लेड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में वी डोंट मेजर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आपको यूज करना है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। CO2 एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आता है। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 के बीच में होता है उसको माना जाता है कि जो क्वालिटी है एयर की दैट इज गुड। अगर वो 51 और 100 के बीच में है दैट इज मॉडरेट। 101 से 200 के बीच में अनहेल्थी एंड 201 और 300 के बीच में वेरी अनहेल्थी। 301 प्लस हैजार्डस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको रट के जाना है। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना इसे। एयर पोल्यूशन की अगर मैं कंट्रोल मेजर्स की बात करूं तो टेक्निकल, उसके बाद नॉट कॉमन पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब ज्यादा आप सोचो मत, एज सच नहीं है। सबसे पहले आता है आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कि हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। दैट इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। हमारे पास है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्रोनोलॉजी यहाँ पे पता होनी चाहिए, यहाँ से MCQ बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के अब इम्पैक्ट क्या होता है, दीज आर बेसिक पॉइंट्स। ग्लेशियर मेल्टिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एग्रीकल्चर, यस लो प्रोडक्टिविटी एंड पेस्ट इंक्रीज हो जाता है। वाटर रिसोर्सेज, यस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर सैलिनिटी। हेल्थ इम्पैक्ट इज देयर। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, एज सच इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, तो अगर आप ये खुद भी पढ़ोगे तो ये समझ जाओगे पढ़ के। जहां तक वाटर पोल्यूशन की बात है तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन और उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाता है। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो जितना भी पोर्शन मैंने ये हाईलाइट किया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपको ये मतलब अच्छे से करके जाना है, सोर्सेज पता होने चाहिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन का हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज सबसे ज्यादा MCQ यहीं से आते हैं। SDG गोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, रट के जाना है इसको। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और अगर आपने अभी तक शोध पीठ का कोर्स नहीं लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 249 का कोर्स ये जरूर लीजिए। इसमें आपको मतलब 10 यूनिट्स की कंप्लीट PDF मिलती है, मैथ्स की स्पेशल क्लासेस, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ट्रिक्स और स्मार्ट स्टडी टिप्स जो भी हैं, और PYQ बेस्ड एनालिसिस होता है। और GRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आपको गाइड करते हैं कि आप GRF और नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया है, दैट इज @shotpeet। Instagram ID is @shotpeet और एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, प्लीज डू डाउनलोड इट, दैट इज शोधपीठ। यहाँ पे आपको सब सारे के सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे बड़ी जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।